सेकंड पंडित, ये क्या क्या चीज है ये सेकंड पंडित? हमें समझते हैं कि जो पंडित वर्ड है वो डिफाइन करता है जिसको बहुत इन डेप्थ कोई चीज का नॉलेज है। उसके बिजनेस का भी काम हो, मेरे बिजनेस का भी काम हो, तो वो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हम कैसे करें? तो आप जब भी कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहे हो तो आपको पहले अपने क्लाइंट का गेजिंग करना पड़ेगा। तो हर टाइम बात करते हैं भाई मैट्रिक्स चीज क्या है ये? जो उस टाइम पे जितने भी डेटा है जब उसको आप अच्छे से समझते हो वो है मैट्रिक्स। सब रिसोर्सेज चलो आपके पास कम है ज्यादा है, लेकिन आपके पास टाइम होना ही चाहिए आपके बिजनेस के लिए। स्क्रैच करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, बिजनेस के प्रॉब्लम्स को, नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स को, पर्सनल प्रॉब्लम्स को, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है कि मैं कहाँ पे दिक्कत हो रही है। आज कुछ ऐसी चीज पेश कर रहा हूँ आपके सामने, एक ऐसी चीज लाइक बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन, सोलोप्रेन्योर्स बहुत छोटे लेवल पे फेस कर रहे हैं, और उसी चीज को हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि उसको सिंपली सॉर्टेड करते हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट, वेलकम टू माय पॉडकास्ट, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। यस, डेफिनेटली सिंपली सॉर्टेड। तो एक थोड़ी बहुत बिजनेस की बातें करेंगे, बिजनेस में आए हुए प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, और वो प्रॉब्लम्स के एकदम इजी सॉल्यूशन, लाइक ऐसे सॉल्यूशन नहीं कि भाई हाँ ब्रेक योर वॉलेट, ऐसे सॉल्यूशन हम नहीं देंगे, लेकिन जो पॉसिबल हो सॉल्यूशंस। और ये सबके लिए है, जो बड़ा बिजनेस कर रहा है उसके लिए तो है ही है, बेशक है, लेकिन जो छोटे बिजनेस वाले हैं जिसके पास अभी शायद उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि भाई आज सिंपली सॉर्टेड। आज हमारे साथ है अभिषेक पांडे। तो शुरुआत करते हैं अभिषेक भाई की सेकंड पंडित ये क्या चीज है ये सेकंड पंडित? सेकंड पंडित तो हमारे ब्रांड का नाम है। हमें समझते हैं कि जो पंडित वर्ड है वो डिफाइन करता है जिसको बहुत इन डेप्थ कोई चीज का नॉलेज है। यस, पंडित मतलब यानी ज्ञान वाला। हाँ, जो ज्ञानी है, स्कॉलर है, जो भी बोलो आप। सो सेकंड पंडित जो रखने का थॉट आया वो कैसे आया कि हम कभी भी जब फाउंडर से मिलते हैं या किसी बिजनेस ओनर से मिलते हैं तो कोई भी मेरे जैसा 26 साल का बच्चा नहीं होता, बेशक नहीं, वो हो सकता है 40 साल के हो, 35 साल के हो, 50 साल के हो, 60 साल के हो, ठीक है, और उनके पास भयंकर उनकी जिंदगी का नॉलेज, उनके बिजनेस का नॉलेज होता है। जब हम मिलते हैं उनसे तो उनको तो उनकी बिजनेस का नॉलेज है, तो मैं ऐसा मानता हूँ वो पहले पंडित है, ओके, जिनको सारा चीज पता है। इंटरेस्टिंग। और हम सेकंड पंडित है जिनको अब इसके बाद क्या कर सकते हैं वो पता है। सही बात है। तो सेकंड पंडित नेम है, ऐसे डिराइव होता है। तो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट, हम एक टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि भाई कोई भी बिजनेस शुरू होता है, तो बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए क्लाइंट। तो आजकल के बहुत सारे ऐसे सोलोप्रेन्योर्स हैं, आजकल के ऐसे बहुत सारे छोटे फाउंडर्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस वाले भी हैं, छोटे बिजनेस वाले भी हैं, जिनको एक चीज बहुत सबको ये चीज सेम, एक आप कोई भी लेवल पे चले जाते हैं, ये चीज सबको परेशान करती है, और वो एक चीज है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। कि भाई क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हम कर रहे हैं, हर कोई क्लाइंट ऑनबोर्डिंग कर रहा है, क्लाइंट सब ले रहे हैं, लेकिन मैटर क्या करता है कि भाई गुड क्लाइंट ऑनबोर्डिंग कैसे करें हम। कि चलो जो क्लाइंट मैं आज ले रहा हूँ, जो क्लाइंट मेरे बिजनेस में, जो मैं अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन उसके साथ कर रहा हूँ, तो वो क्लाइंट मेरे पास रहे, या तो उससे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिले, उसके बिजनेस का भी काम हो, मेरे बिजनेस का भी काम हो। तो वो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हम कैसे करें? क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, जब आप किसी को ऑनबोर्ड करते हो अपने साथ, तो आप क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं कर रहे हो। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आप कर रहे हो किसी के लिए काम, ठीक है, और वो चाहता है उस काम से रिजल्ट। ओके, आप सोचते हो कि मेरा 2 रुपए का इनकम हो जाएगा, वो सोचता है कि मैं किसी से काम ले रहा हूँ। और ये आपको एकदम सिंपली समझना होगा कि काम जो करना है वो और रेवेन्यू जो है वो अलाइंड है, अलग नहीं है। ओके। तो आप जब भी कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहे हो तो आपको पहले अपने क्लाइंट का गेजिंग करना पड़ेगा जी, कि आपका क्लाइंट जो सर्विस में है वो सर्विस आपसे कितनी अलाइंड है, वो क्लाइंट आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस लेके एक्चुअली आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ सर्विस स्पेसिफिक नहीं होंगी, वो हो सकता होगा टाइम फ्रेम बेस्ड हो, वो हो सकता है कि क्वालिटी बेस्ड हो, वो हो सकता है आपको किसी से कंपेयर कर रहा हो, या हो सकता है खुद को भी किसी से कंपेयर कर रहा हो और वो चीज को दिमाग में रख के आपके पास आया है। क्लाइंट का गेजिंग करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सर्विस ये डिलीवर कर रहा है और जो मैं अब आगे इसको सर्व करूंगा ये कितना मेरे लिए सुटेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मार्च में 3 क्लाइंट्स को सामने से ना बोला, अच्छा, कि हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। क्योंकि पहले बता दो कि मुझे मंथली लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि वो सारे रिटेनर क्लाइंट थे, सिंगल क्लाइंट का 30,000 के ऊपर बिलिंग था। क्यों किया हमने? अब इस पे आते हैं। अब जब आपके पास 30,000 आपको दिखने में बड़ा लग रहा हूँ, 30,000 का रिटेनर है, यस, कुछ नहीं बच रहा था उसमें से। ओके, आपको समझना पड़ेगा कि आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है जी, आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे मुझे कितना पैसा बन रहा है। आपको तीसरा ये समझना पड़ेगा कि
ये जो काम मैं दे रहा हूँ उसको वो कितना सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो सेटिस्फाइड हो भी रहा है लेकिन फिर भी अगर आपको पैसा नहीं बन रहा है तो काम करना कोई मतलब नहीं है। आप एनजीओ तो नहीं चला रहे हो। बेशक कोई नहीं एनजीओ चला तो रहा है। हमने फिर क्या किया, बीसीजी मैट्रिक्स अप्लाई किया। बीसीजी मैट्रिक्स थोड़ा नया होगा आपको अगर पता है, नहीं तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मतलब बहुत बार ऐसे सुना है लोग जो बहुत प्रो मार्केटर्स होते हैं या तो जो बहुत इसमें बहुत सारे लोग जो अंदर घुसे हुए रहते हैं वो हर टाइम बात करते हैं भाई मैट्रिक्स चीज़ क्या है ये? आपको मैं सिंपली बताऊं, जब आप कोई डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करते हो, फॉर्मलाइज करते हो और फिर उसको एक्शन प्लान में लाते हो, तो जो उस टाइम पे जितने भी डेटा है जब उसको आप अच्छे से समझते हो वो है मैट्रिक्स। एग्जाम्पल तौर पर देता हूँ, आपने कभी जॉब की है? हाँ की है जॉब। ऑफिस और घर के बीच में डिफरेंस कितना था? 5, 7, 10 किलोमीटर समझ लीजिए। 10 किलोमीटर था। हाँ। आप कैसे जाते थे? गाड़ी से? नहीं मैं बस से जाता था ज्यादातर। कितना पैसा लगता था? 20 रुपए शायद। कैब करके जाते तो कितना लगता? 200 रुपए। और सैलरी अगर मान लो कि आपका, मैं मानता हूँ 50,000 थी, मान सकते हैं। ठीक है, और आप 20 रुपए के भाड़े पे अभी जा रहे हो, 20 रुपए आपका लग रहा है जी। और जब आप कैब बुक करोगे तो आपका 200 लगेगा। डिफरेंस देख रहे हो जी। इससे आपकी इनकम पे कितना फर्क पड़ेगा? अगर देखने जाए तो अगर 20 रुपए अगर एक दिन के माने तो 26 दिन अगर हम महीने के काम 600 करते हैं, रुपए 600 रुपए और वो 6,000 रुपए। 6,000 रुपए। 10x का फर्क पड़ा। 10x का फर्क पड़ा। ये है मैट्रिक्स। आपको जो डेटा समझना है कि मुझे कितना बेनिफिशियल कौन सा ऑपरेशन हो रहा है जी। और जब ये चीज आप समझते हो तो आपको फिर चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा काम करना है, कौन सा छोड़ना है जी। और ये बहुत हेल्प करता है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स आपके काम को 4 टुकड़े में डिवाइड कर देता है। ओके। एक ऐसा काम है जो आराम से हो रहा है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं मारने मगर अच्छा पैसा बन रहा है या फिर अच्छा उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। एक दूसरा होगा स्टार कैटेगरी होगा, जिसमें आप कोई काम को कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो और उतना ही ग्रोथ भी हो रहा है। और एक तीसरा चीज है, उसको बोलते हैं पेट कैटेगरी। पेट कैटेगरी में क्या होगा कि आप कितना भी काम करोगे उसमें रिजल्ट आएगा ही नहीं। और एक होगा क्वेश्चन कैटेगरी। क्वेश्चन कैटेगरी में आप एफर्ट्स मारोगे, थोड़ा रिजल्ट बनेगा, फिर नहीं बनेगा, फिर बनेगा, फिर नहीं बनेगा। क्वेश्चन मार्क इसमें ही है, ये ग्रोथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको जब भी आप बिजनेस में कोई चीज का गेजिंग कर रहे हो, आप अपने क्लाइंट को एनालाइज कर रहे हो, तो आपको ये 2 मेजर कैटेगरी में ज्यादा फोकस करना है। एक कैश काउ और दूसरा स्टार कैटेगरी। ये जब अप्लाई करते हो आप तो आपका क्लाइंट सेगमेंटेशन जो है एकदम ईजी हो जाता है। फिर आप क्लियर समझ पाओगे कौन से क्लाइंट के साथ काम करना है, कौन से कुछ। जैसे कि हम बात कर रहे थे क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के ऊपर, तो कैसे रिकॉग्नाइज करें कि भाई हाँ ये क्लाइंट मेरे लिए अच्छा है? जैसे आपने बताया कि हमने 3 क्लाइंट को ऐसे मना कर दिया क्योंकि आपको लग रहा था कि भाई मेरे पास कुछ नहीं बच रहा था, एक चीज़ भी नहीं बच रही थी मेरे पास। तो ऐसी चीज़, ऐसे कुछ मैट्रिक्स या तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स है अपने पास कि जिससे हम डिसाइड कर पाए कि भाई हाँ ये क्लाइंट मेरे लिए अच्छा है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं भाई क्लाइंट में भी ग्रीन फ्लैग्स होते हैं। हाँ। वो कैसे हम फाइंड आउट करें कि भाई चलो भाई ये क्लाइंट मेरे लिए अच्छा है, ये क्लाइंट मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उस हिसाब से हम ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। सो ग्रीन फ्लैग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बहुत खराब बात बताता हूँ क्लाइंट्स के बारे में। ऑब्वियसली वी आर इनटू सर्विस कैटेगरी और क्लाइंट हमारे लिए सब कुछ है, बट ऐसा है भी नहीं। क्योंकि अगर सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे हैं तो क्लाइंट भी बहुत सारे हैं। कुछ क्लाइंट्स ना नैपी पहन के आते हैं, डायपर पहन के। मैं क्यों बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो? समझ गया मैं। बच्चा बुद्धि लेके आते हैं, इमेच्योर, बहुत इमेच्योर बुद्धि लेके आते हैं। ये हो सकता है किसी के लिए क्लाइंट है। हमको ये समझना होगा कि बिजनेस का साइकिल कैसे चलता है। ठीक है, अगर आप एक समथिंग को बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो डे 1 से तो प्रॉफिट नहीं होगा। नहीं होगा, सही बात है। मैं इतना सिंपल समझता हूँ, जो भी फाउंडर है, जो भी बिजनेसमैन है, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया है। डे 1 वो जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में गया था, 12th तक गया, तब तक उसने कुछ कमाया? कुछ नहीं। उसके बाद भी कमाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा? नहीं, वो तो बिजनेस भी तो आपका बच्चा है। बच्चा है बेशक। आप बिजनेस की माँ या बाप जो आप खुद को समझते हो, वो भी तो आपका बच्चा है। आप जिसको सर्विस प्रोवाइडर हो है, जो आपको सर्विस देने वाला है, वो आपके लिए कितना सुटेबल है, आपको गेजिंग करना चाहिए। डे 1 पे जब आप प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढना स्टार्ट करते हो बिजनेस में, वही आपका इमेच्योरिटी दिखता है। आपको समझना होगा कि बिजनेस का जो ओनर है वो अपने बिजनेस को कितना समझता है। अच्छा, सबसे पहले। दूसरा, आपको यह समझना होगा कि आपका जो बिजनेस का ओनर है वो अपने क्लाइंट को कितना समझता है और अपने सेगमेंट को कितना समझता है, माने मार्केट को कितना समझता है। जो बिजनेस ओनर अपने प्रोडक्ट को, अपने क्लाइंट पर, अपने मार्केट को समझेगा, उसको अपनी गहराई पता होगी। अब जब वो अपनी गहराई को समझेगा तो उसको ये भी पता होगा कि मैं 2 दिन में नहीं कमाने वाला। सही बात है। तो ये ग्रीन फ्लैग है। अब मैं आपको तो बताता हूँ रेड फ्लैग क्या है। स्मिथ, मैंने आपको ये डिजाइन, मैं आपका डिजाइन का काम है ना, मैं आपके साथ सिंपली अलाइन हो जाता हूँ। आपको सोशल मीडिया के लिए 30 क्रिएटिव बनाने का काम देते होंगे। स्मिथ, मुझे इस डिजाइन से कितना इनकम होगा? ये रेड फ्लैग है।
एग्जैक्टली वो वही बहुत अच्छा पॉइंट आपने समझा है कि सी क्या होता है कि कभी कभी क्लाइंट हमारे पास भी आते हैं तो और क्लाइंट का क्या होता है कि भाई हाँ मैं तेरे को इतना पैसा दे रहा हूँ, मेरे को ये मिल नहीं रहा है, बट दे डोंट लुक फॉर द बिगर इम्पैक्ट। एक्चुअली ये सारी चीजें क्या होती है, इसकी इम्पैक्ट होती है लेकिन वो बहुत बिगर लेवल पे होती है, बिगर पिक्चर दिखना पड़ता है। बहुत सही बात बताई आपने। तो एक ये है जो आपको रेड फ्लैग काउंट कर सकते हो। दूसरा, एक बिजनेसमैन होगा जो बहुत हरी में होगा, बहुत जल्दी में होगा। लाइक उसने कोई रील देखी होगी, उसने शायद कोई बड़े कोच को पढ़ लिया होगा जी, या फिर उसकी रील देख ली होगी, या फिर हो सकता है उसने किसी को देख के लालच में आके अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कि अगर वो 10 लाख कमा रहा है तो मैं भी 10 लाख कल से कमाऊंगा। 10 लाख कमाऊंगा अच्छी बात है, कल से कमाऊंगा खराब है। ये बात सही है। खुद को गेज करो, क्लाइंट को तो हम गेज करेंगे, हमको खुद को भी गेज करना चाहिए कि अगर कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो 1 करोड़ रुपए कैसे कमाया होगा। वहां पे आपको मैट्रिक्स अप्लाई करने हैं, आपको उसका पूरा जर्नी समझना है, उसके बिजनेस का जर्नी समझना है, उसका एपेटाइट समझना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि जो ओवरनाइट सक्सेस होना चाहता है। एग्जैक्टली सही बात है। ठीक है, तो आपको ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मुझे लगता है रेड फ्लैग ज्यादा क्लाइंट पे नहीं निकालना चाहिए क्योंकि धीमे धीमे वो भी मैच्योर हो जाएंगे। हाँ, वो टाइम लगता है ना, सबको टाइम लगता है। तो यही मैं एक्चुअली मेरा नेक्स्ट टॉपिक में मैं ये आ रहा था कि जैसे आपने बताया कि भाई ऐसे क्लाइंट आते हैं बहुत कि भाई मेरे को कल के कल ही सक्सेस चाहिए, मेरे को कल के कल ही मेरे रेवेन्यू, मेरे कंपनी को 10 करोड़ 100 करोड़ बड़ा करना है। तो ये जो मेंटालिटी है, ये जो मेंटालिटी है कि भाई रात मेरे को ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, आज मेरे को 10 दिन में सक्सेस चाहिए, मेरे को करोड़पति बनना है, एकदम शॉर्टकट देना है, मेरे को एकदम शॉर्टकट से मेरे को मेरी कंपनी को बड़ा करना है। तो ये मेंटालिटी क्या है और ये मेंटालिटी कैसे जो नए, देखिए आप जैसे आपने बोला कि भाई बहुत ऐसे नए सारे फाउंडर्स होते हैं जो आए अपने पास कि भाई ये रील देख ली, या तो कोई कोच को देख लिया, कोई फाइनेंस कोच को देख लिया, उसने बोला भाई ये करो, कल तुम करोड़पति बन जाओगे। ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये मेंटालिटी अक्सर कैसे जो नए बिजनेस फाउंडर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, सोलोप्रेन्योर्स है, इनको कैसे अफेक्ट करती है ये चीज़? क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं तो आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपके दिमाग में भी क्या कई टाइम पे ये चीज़ थी कि भाई हाँ चलो मैं ऐसा करूँगा और मैं ओवरनाइट सक्सेस हो जाएगी मेरे पास और मैं बस बिजनेस का बादशाह बन जाऊँगा? मैं पहले खुद का ही जवाब दे देता हूँ। अबे क्यों नहीं? ठीक है, तो हाँ मैं बहुत फटाफट करोड़पति बनना चाह रहा था और मैंने आपको बताऊँ मैं ऑलमोस्ट 5 लाख के ऊपर कोर्सेज पे खर्चा कर चुका हूँ। ओह, और मैंने मार्केटिंग से लेके बिजनेस कोच से लेके सेल्स कोच से लेके हर टाइप के कोच को ट्राई किया है और मैंने ये समझा कि वो आपका बिजनेस नहीं, खुद का बिजनेस 10x करना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है, और आप उनके फनल का जर्नी का हिस्सा बन जाते हो। ओके, सो मैंने ना स्टार्ट किया था सीसीटीवी का बिजनेस, ट्रेडिंग, सीसीटीवी ट्रेडिंग था। अच्छा, और मुझे ना बहुत इजीली पहला क्लाइंट मिल गया था और फर्स्ट मंथ में ही मैंने ऑलमोस्ट 20,000 का प्रॉफिट कर लिया था इन 2015-16। और मुझे लगा इतना इजी होता है कि धंधा या बिजनेस जो भी है, बहुत इजी लगता था उस टाइम, मुझे बहुत इजी लग गया। अच्छा, और फिर मैंने सोचा कि तो बहुत अच्छा है, रेप्लिका हो सकता है कि मुझे महीने में खाली 100 क्लाइंट ऑनबोर्ड करने हैं और ये 20-20 हजार के हिसाब से फटाक से 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी किसी का देखा था कि उसके 4 फ्लैट्स हैं, उसकी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, एकदम भयंकर बिजनेस कर रहा है, अब 20-100 क्लाइंट ही तो लाने हैं। फिर क्लाइंट मीटिंग करना स्टार्ट किया। क्लाइंट मीटिंग करने पर ये पता चला कि सारे क्लाइंट आपके नहीं है, आपको कोई बिजनेस नहीं देगा और जब वो मिलना होगा तभी मिलेगा। और मैं शांत हो गया कि कुछ नहीं होगा। ये भी मेरा खुद का बैकफायर मारा मुझे खुद को। ठीक है, आपको समझना होगा कि वो क्लाइंट कैसे आया, फिर मैंने उस पर काम किया कि वो क्लाइंट आया कैसे। तो मैंने देखा वो रेफरेंस से आया था। अच्छा, और मैं क्या कर रहा था, मैं टैप कर रहा था। आपको क्यों काम देगा कोई जब आप नए हो? तो सही बात है, आपको पहले ढूंढना होता है कि मुझसे कौन लोग कनेक्टेड है, अच्छा, जो मेरा काम समझेंगे। तो मैंने ये समझा, तो पहले तो मैं 1 महीना फिर खाली गया, कुछ नहीं मिला। नेक्स्ट मंथ से जब मुझे बैकफायर मारा था तो मैंने पहले अपने सारे सपने गिरा दिए और मैंने सोचा मुझे खाली 10 से 15 हजार कमाना है महीने का पहले तो, और फिर मैं आगे देखूंगा, मुझे 10x जाना है, करोड़पति बनना है, तब चीजें चली। अच्छा, ठीक है, तो मतलब आपको पहले खुद का गेजिंग, मैंने आगे जो बोला मैं तब से गेजिंग समझना चालू किया और आज भी सीख रहा हूँ जी। और लोग अभी करोड़पति बनना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने जो बोला कि ओवरनाइट सक्सेस की बात की, देखो वो जो कोच है जो आपको 10x ग्रोथ की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोल रहा है। अच्छा, उसने भी कहीं ना कहीं खुद कमाया है, कमा के दिया तो आपको क्या ही हो, तो आपको पता है जो कमा के दिया होगा। ठीक है, हाँ, वो आपके कोर्स में जो चीज बता रहा है ना, उसका कंटेंट, उसके कोर को समझना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कितना सच बोल रहा है। एग्जाम्पल तौर पर लोग ओवरनाइट करोड़पति बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब उनके पास 5 करोड़ रुपया होता है तो 1 करोड़ हो जाता है। सही बात है। ठीक है, करोड़पति ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं। दूसरा करोड़पति, अगर आपको मैं बताऊं कि कल के कल करोड़पति जो बनना है वो आप ख्यालों में बनते हो,
और तीसरा आप स्टोरी में बनते हो, जो आपको कोच बताएगा अपने लाइव सेमिनार में। हाँ, रियल टाइम में और कोई ओवरनाइट करोड़पति नहीं बनता। वो हवा में महल बांधना वैसी वाली। 3 जगह ही बनेगा, एक अपनी खुद की स्टोरी में, दूसरा आप जब कंटेंट सुन रहे होगे तब दिमाग में बन जाओगे, और तीसरा मैंने जैसे बताया आपको आगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि ग्रोथ रियल में होती है नहीं होती। ग्रोथ रियल में होती है। आप जब बहुत हार्ड वर्क करते हो ना, आपका एग्जांपल लेते हैं, क्या इतना ज्यादा स्टोरी का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आप एक ग्राफिक डिजाइन अगर बनाते हो, मार्केट में रेट चलता है, मान लीजिए 1000 रुपए का एक ग्राफिक्स बनता है, आप एक दिन में कितने ग्राफिक्स बनाओगे? डिपेंड करता है कि मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है। अब 20 मान लेते हैं, चलो 20 मान लेते आपने कितना कमाया? 20,000 रुपए कमाए। महीने कितना कमाओगे? 6 लाख रुपए। आज कितना कमा रहे थे? मान लो आप 2 लाख कमा रहे थे, अब 6 पे गए, मतलब कितना हुआ? 3x हो गए। आप क्या अभी जो 20 क्रिएटिव बना रहे हो, आप एक दिन में 200 क्रिएटिव बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। आपको लीवरेज करना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा। हाँ, वो चीज मैं अकेले से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अकेले से नहीं कर पाओगे। तो जो करोड़पति ओवरनाइट बनने का प्रोसेस है वो ऐसे स्टार्ट होता है। आपको डेलीगेशन सीखना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट्स को ऑनबोर्ड करना पड़ेगा, और उनसे भी थोड़ा उदारता से काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा सुनता हूँ, एक बहुत ही सीजन बिजनेसमैन थे, और वो लगभग आई थिंक 55 के होंगे। उन्होंने क्या बोला कि जब बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आप 30 कमाते हो और 70 दूसरे को कमाने देते हो। सही बात है। और तब आप वो 30 कमाने के लायक बनते हो। बिजनेस दूसरे को कमाने के लिए है, जब दूसरा कमाएगा तब आप कमाओगे। तो ये ओवरनाइट सक्सेस भी तब आएगी जब बहुत लोग आपसे कमा रहे होंगे, तब उसमें से आप बहुत ज्यादा कमा रहे होंगे। तो ओवरनाइट सक्सेस कोचिस के ऊपर नहीं है, ये आपके ऊपर है। मैं तो पर्सनली मैं आपको बताऊं स्मिथ, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। अच्छा। 10x क्या है? 10x इज इजियर देन 2x। ओके। अब ये इतना वेल डिफाइंड है प्रोसेस कि आप खुद से कितना ही कर पाओगे। सही बात। आप जब खुद की गेजिंग करते हो तो आप समझ में आता है कि मैं क्या क्या चीजें और कर सकता हूँ और जो मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब क्या होता है कि हर एक आदमी के पास 24 आवर्स ही होते हैं करने के लिए, तो बेसिक तो आपको हमेशा अपनी स्केलिंग पे फोकस करना है। तो हाँ, आप 2x से 10x जा सकते हो। और एक डेटा बैक्ड रिसर्च है कि जब आप बहुत बड़े सपने देखते हो ना, तो आपको थोड़ा लॉजिकल लगने लगते हैं, और वो डेटा उसको बैक करते हैं। आप 2x से 5x जाने में आपकी पसीने छूट जाएंगे, आप एकदम लोथ पोत हो जाओगे, फिर भी आपसे काम नहीं होगा। लेकिन जब आप 10x सोचोगे ना, तो आपको फिर फ्रेमवर्क दिखेगा। अच्छा। आपको दिखेंगे कि मैट्रिक्स, मैं फिर से मैट्रिक्स पे आ रहा हूँ, मैं बार बार मैट्रिक्स पे आता हूँ क्योंकि मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस में। आप मैट्रिक्स कैसे अप्लाई करोगे? आपने किसी और का देखा फ्रेमवर्क कि उसने कैसे काम किया। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आज 5 काम कर रहा हूँ खुद से, अब मैं 5 काम खुद से कैसे कर रहा हूँ अगर ये मुझे पता है, और मैं 2 लोगों को और लेके आऊं और ये काम आप उनसे करवाना चालू करूं, तब मैं 15 काम कर पाऊंगा। 15 काम कर पाओगे। सही बात। कितना ग्रोथ हुआ? 3x हुआ। अगर मैं 5 लोग को और लेके आऊं तो और बढ़ जाएगा। तो ये इसका कितना सिंपल स्टेप थे। सिंपल स्टेप मैंने खुद से खुद नहीं कर लिया कल के कल। सही बात है। तो ये ऐसे काम करता है ओवरनाइट सक्सेस। अगर एक सेंटेंस हमें कंप्लीट करना हो तो ओवरनाइट सक्सेस मीट, ऐसा ही बात है एकदम। तो जैसे हमने देखा कि जो आप बात कर रहे हैं 2x 3x 10x की जो बात कर रहे हैं, जो ग्रोथ की बात कर रहे हो 100%, जैसे आपने फनल की बात की, ग्रोथ के लिए जो काम करने की बात की, मैं 1 काम कर रहा हूँ, मैं 10 काम कर रहा हूँ, दिन में 2 काम कर रहा हूँ, 5 काम कर रहा हूँ, और उसको स्केल करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो माउंट एवरेस्ट है हमारे प्रॉब्लम्स का, और सबसे बेसिक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम बता सकते हैं सबके लिए, आज के टाइम के लिए सबके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। ये चीज़ ऐसी है कि मतलब सबसे पहले तो क्या होता है कि लोग इसको डिफाइन नहीं कर पाते। अगर डिफाइन करते हैं तो इसको ओवरकम करना इससे भी बड़ा चैलेंज है। तो ये चीज़ को कैसे हम अवॉइड करें, प्रोक्रास्टिनेशन को? देखो, मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने की। मगर क्या है कि ये जो AI आ गया है ना, बहुत बड़ी दिक्कत है AI, और प्रोक्रेस्टिनेशन में इतना हेल्प कर रहा है हमें। और आप आज कोई भी काम करने जाओ जी, आपको AI बीच में मिल जाएगा। और आपको लगेगा कि ये तो कर लूंगा मैं, और ये पहले भी होता था, तब कुछ नहीं होता था। आज AI आ गया है तो आपको थोड़ा सा तो करने में मजा आ रहा है या फिर हो पा रहा है काम, लेकिन फिर भी आपको प्रोक्रेस्टिनेशन हैवीली अफेक्ट कर रहा है। मैंने 4 बुक्स खरीद रखी हैं, और मैंने सोचा था कि रोज 50 पेज पढ़ूंगा और ये बुक्स को इतनी रैपिडली खत्म करूंगा कि बात मत पूछो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। 4 पेज पढ़ते ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना, 4 पेज तो पढ़ लिया, अब कल पढ़ूंगा। थोड़ा खुद को रिलैक्स करता हूँ। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसे दिमाग में हैवीली अफेक्ट करता है। आपका भी कोई स्टोरी होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको भी एक दिक्कत तो देता ही होगा। देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या चीज़ है कि
मैंने जैसे बताया कि सबको अफेक्ट करता है, सब उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, आप भी इंक्लूड है, सब मतलब जिसको भी, हाँ कोई होगा ऐसा जो बहुत महापुरुष होगा जो टाइम टेबल फॉलो करता है, जो शेड्यूल फॉलो करता है। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं हम, लेकिन एक लिमिट आती है ना, देखो जहाँ पे लिमिट नहीं है ना वहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन शुरू होता है। मैं जैसे बताऊँ आपको कि चलो जैसे आपने बताया ना कि रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करना है, बात सही है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमारा बॉडी है, हम थक जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू स्लीप। क्यों? क्योंकि हमें रेस्ट चाहिए, हमें रिलैक्स चाहिए, क्योंकि बहुत काम कर लिया। एक आदमी की प्रोडक्टिविटी हम देखें दिन भर के लिए, वो कितना काम कर सकता है? वो हार्डली 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, मानो चलो 16 घंटे वो काम कर रहा है बंदा। लेकिन जो 16 घंटे वो काम कर रहा है, उसके पीछे उसकी एनर्जी जा रही है काम के अंदर, तो वो एनर्जी रिबिल्ड करनी है, एनर्जी रिचार्ज करनी है, तो उसके लिए क्या करता है? वो रिलैक्स करता है। वो रिचार्ज ही आपको परेशान करता है और वहीं से फिर आपका रायता फैलना शुरू हो जाता है। तो वही चीज होती है कि जो रिलैक्सेशन के बहाने हम क्या करते हैं, भाई चलो इंस्टाग्राम ओपन किया तो कोई सोशल मीडिया ओपन किया, स्क्रॉल करना शुरू किया। और अभी का क्या है कि ये शॉर्ट्स रील्स है, शॉर्ट्स है, ये ऐसे हमारे अटेंशन को डेफिसिट करता है, ये चीज़ को, कि हमारा अटेंशन एक चीज़ के ऊपर 30 सेकंड, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहता। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ अफेक्ट हमें ऐसा करती है कि भाई हाँ चलो हमारे पास इतने सारे, हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, जिससे हम काम में फोकस नहीं कर पाते। और उससे क्या होता है कि हम एक रील देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, वो एंडलेस स्क्रॉलिंग चलता रहता है। कोई होता है चलो भाई जो सोशल मीडिया नहीं करता है, तो जैसे आपने बताया कि एआई का जो काम है, तो अभी एआई आ गया बहुत सारी चीज़ों का। तो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कंटेंट राइटर का। तो मैंने किसी को बोला कि भाई हाँ मुझे इतना कंटेंट राइट करके दे, तो वो क्या करेगा? भाई हाँ एआई है मेरे पास, पहले मेरे को एक पेज लिखने में 2 घंटे लगते थे, अभी मैं एक पेज 5 मिनट में लिख रहा हूँ। तो मैं टाइप करूंगा, एक ChatGPT या तो कोई भी एआई के पास जाऊंगा, भाई मेरे को जनरेट करके दे दो इसके टॉपिक के ऊपर, वो मेरे को अच्छे से रिजल्ट जनरेट करके देगा, उसको मैं वेरीफाई कर दूंगा और बाद में 5 मिनट में मेरा काम खत्म। तो जब ये मेंटालिटी आती है कि भाई मेरा काम अभी 5 मिनट का ही है, तो जो बाकी के 1 घंटे और 55 मिनट जो बचे हैं वो क्या जाएंगे आपके? वो प्रोडक्ट ही नहीं, वो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वो फेसबुक पे जाएंगे, वो यूट्यूब पे जाएंगे, या तो वो कहीं पे कुछ और टाइम पास करने में जाएंगे। तो वहां पे प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। मैं कैसे ओवरकम कर रहा हूँ, मैं अगर इसकी बात करूँ तो मैंने जैसे बताया, मैं 4 से 5 बुक मैंने ले रखी है और पढ़ रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने चालू किया है कि मैं भी अपना प्रोक्रेस्टिनेशन सुधारूं, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करूँ। तो मैं जब अलग अलग इंटरेस्ट की बुक रखी है मैंने, चारों टॉप जो बुक है कोई एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। अच्छा, एक बुक होगी जो एकदम अलग टॉपिक पे होगी, दूसरी बुक एकदम अलग टॉपिक पे होगी। तो जब मैं इसके 4 पेज पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं मतलब कुछ और कर लेता, तो मैं वो वाली बुक ओपन कर लेता हूँ। क्या बात है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ के मैंने कोर्स खरीद के रखे होते हैं, तो मैं कोर्स पे शिफ्ट हो जाता हूँ, फिर मैं काम करने लगता हूँ, फिर कोई बुला लेता है दोस्त तो बात करने लगता हूँ। तो ये जो बात करने वाला है ना, अब मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन वहाँ पे शिफ्ट हो गया है, नेटवर्किंग पे। अब जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तो आपको पता होता है कि मैं कर रहा हूँ, हो रहा है मुझसे, उस टाइम पे आप तुरंत इम्प्रोवाइज कर पाते हो और उठ के चल देते हो। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम के आगे बैठते हो ना, तब आप कमजोर हो जाते हो। तो मैंने वो वाला चीज़ कम कर दिया है, मेरा पर्सनल मैं ऐसे कर रहा हूँ। इसी मैंने सबसे पहले मैंने जब क्वेश्चन पूछा ना, तब आपको मैंने इसमें एक चीज़ इंक्लूड की थी कि सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम है ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन को डिफाइन करना। हम डिफाइन नहीं कर पाते कि भाई मैं प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ, ऐसा हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। और जब होता है तब उसके चैलेंजेस बहुत रहते हैं कि भाई इसको ओवरकम कैसे करें, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ करते हैं तो मैंने जैसे बोला हमारा अटेंशन स्पैन, हमारा फोकस स्पैन बहुत कम हो गया होता है। तो क्या होता है कि मन बन जाता है बंदर, और बंदर एक डाली पे बैठता है नहीं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी बार से पहली। तो ये चीज़ होती है। आप प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक भी तो कैसे पाओगे? मतलब आप समझो इतनी सारी चीजें हैं, हर चीजें हैं, आप उसको खाली कम कर सकते हो। और वो तब कम होगा जब आपके पास काम का एक लिंक होगा। एक काम खत्म हुआ, आप दूसरे पे शिफ्ट हो गए, तीसरे पे शिफ्ट हो गए। इसके लिए आपको चाहिए खुद के ऊपर प्रेशर। एक प्रेशर से एक बहुत बड़ी बात याद आई मेरे को। कहीं पे मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें बहुत बड़े एक महापुरुष ने एक बात बताई है कि अगर आपको एक पल भी अगर आपको वेस्ट नहीं जाने देना है ना, तो अपना दिन कितना होता है? 24 आवर्स का होता है। अपने सबको कितने मिले? 24 आवर्स। तो उन 24 घंटों में आप 25 घंटे का काम लेकर बैठो, आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप जब आपका काम इतना लिंक होगा एक दूसरे से कि आपने ये नहीं किया तो वो करना पड़ेगा, ये नहीं तो ये करना पड़ेगा। आपने गैरेज वाले को देखा होगा, जब आप गैरेज में गाड़ी लेके जाओगे तो आपकी गाड़ी पहुंचते ही फटाफट से एक आध 2 पुर्जे खोल के अलग रख देगा। फिर वो दूसरी गाड़ी आएगी, उसके भी 2 पुर्जे खोल के अलग रख देगा। अब इस गाड़ी पे काम कर रहा है, फिर शिफ्ट होकर उस गाड़ी पे काम करने लगेगा, फिर उस गाड़ी पे काम करने लगेगा। अगर वो एक गाड़ी कंप्लीट करने बैठे, दूसरी गाड़ी वाले को ना बोल दे तो नहीं, खाली बैठेगा वो। फिर वहां पे आएगा,
प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने अभी जैसा बताया कि मैंने ऐसा चालू किया है। मुझे लगता है कि जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझ रहा है उसको वैसे 3-4 चीजें फैला के रखनी चाहिए दिमाग में, टास्क में, और टूल्स यूज करे जैसे कि अलार्म है, नोटिफिकेशन है, रिमाइंडर है। मैं अपने काम को सारों को रिमाइंडर पे रखता हूँ और वो मुझे बार बार नोटिफिकेशन देना चालू करते हैं और मुझे रियलाइज होता है कि मैं कितना मुझे वो बेइज्जत करते हैं। मानता हूँ मुझे बेइज्जत करते हैं कि भाई ये काम बाकी है, तू क्या कर रहा है। सही बात है। और मुझे तो भाई फिर इतना खराब फील होने लगता है कि कितना गिल्ट से भर जाता हूँ एकदम। ये चीज मैं करता हूँ और मतलब सही बताऊं कि बहुत अच्छा मतलब लाइक रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट तो क्या है कि कम हो गया है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। नहीं, जैसे आपने बताया ना कि हमको सबको एक चीज करनी चाहिए कि एक ना वॉलपेपर रख लेना चाहिए। फोन ओपन किया, भाई तू क्या कर रहा है, रख दिया फोन वापस। ये भी अच्छा रास्ता रहेगा। तो वही चीज है कि जब बिजनेस करने बैठते हैं ना, तब बहुत सारी चीजें ऑन अ सीरियस नोट एक बात बताते हैं कि आप अपना टाइम तो दे ही रहे हैं, आप अपने दूसरे सारे रिसोर्सेज भी दे रहे हैं। तो ये 3 ऐसी बेसिक समस्याएं हैं कि नो डाउट अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो ये एकदम से नहीं होगा। ऐसे मैंने चलो बताया कि आपने सॉल्यूशंस दिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने कुछ सॉल्यूशंस दिए, तो वो सॉल्यूशंस ऐसे नहीं कि भाई हाँ चलो मैं आज गया घर पे गया, कुछ चीज़ों में टाइम लगेगा। और बिजनेस ऐसी चीज़ है कि हाँ वो आपके पास से टाइम मांगता है। सब रिसोर्सेज चलो आपके पास कम है ज़्यादा है, लेकिन आपके पास टाइम होना ही चाहिए आपके बिजनेस के लिए। आपकी जो सराउंडिंग लोग हैं, आपका जो सराउंडेड एक सर्कल है जो भी आपसे एसोसिएटेड है आपके गोल को लेके, वो बिजनेस हो सकता है, वो आपका कोई टारगेट हो सकता है, वो आपका कोई जॉब हो सकता है, वो सबको आपको समझना पड़ेगा। और जब आप स्क्रैच करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को, नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स को, पर्सनल प्रॉब्लम्स को, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाता है कि मैं कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ। तो बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको क्लाइंट मिल रहा होगा, ठीक है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे भी क्लाइंट मिल जा रहा है। मुझे अभी तक मैंने सिंगल एड रन करके कभी क्लाइंट नहीं पाया है, ठीक है, मैं हमेशा रेफरेंस से क्लाइंट, रेफरेंस से, क्या बात है। और जो भी रेफरेंस से क्लाइंट आते हैं उसमें से मैंने जो ऐसे बताया कि मार्च में हमने 3 क्लाइंट को सामने से ना बोला था और 1 क्लाइंट ऐसे थे जिनको हमने लगातार 1.5 साल तक सर्व किया था। ओके, सिंगल क्लाइंट, वो 1.5 साल तक हमारे साथ थे। मुझे लगता है कि हार्डली कोई हमारी कैटेगरी में 1.5 साल तक रुकता होगा। सही बात है, ऐसे बहुत हार्ड क्लाइंट। मैंने बताया ना, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस, या फिर आप रिलैक्स हो जाते हो। मैंने उस क्लाइंट को गेज किया था और मैंने अपनी नीड्स पे टारगेट किया था और उस क्लाइंट को ऑनबोर्ड किया था। मैंने जो 3 क्लाइंट को सामने से रिजेक्ट किया, उनको मैं कमाने के लालच से ऑनबोर्ड किया था मैंने। तो आप जब बिजनेस में कमाने के लालच से ज़्यादा करने लगते हो ना काम, तब दिक्कत होती है। इवन मैं जब कोई क्लाइंट को ऑनबोर्ड करता हूँ, पूछता हूँ कि सर आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? पूछते हैं ये क्या सवाल है, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है? सर नहीं, ये थोड़ा दिक्कत है, पैसा कमाना इज नॉट द गोल फॉर द बिजनेस। एग्जैक्टली। आप जॉब कर लेते तब भी पैसा कमा लेते, या कुछ और कर लेते तब भी पैसा कमा लेते। आपने बिजनेस किया तो शायद पैसा कमाने के लिए नहीं किया है, आपका ये सब गोल हो सकता है, मेन गोल आपका कुछ और होगा और उनके पास कोई आंसर नहीं होता इस क्वेश्चन की। अभी एक किस्सा बताता हूँ। मेरे क्लाइंट थे एस्ट्रोलॉजी के, मैं एकदम क्लियर बताता हूँ, उनको पता चल जाएगा अगर वो वीडियो देखेंगे तो। उनको दिखा उनके एक सप्लायर का, या फिर उनके लाइक सेम पीयर कैटेगरी का कोई लाइक सेम बिजनेस में होगा कि वो महीने का 10 लाख का मतलब रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। एंड सी यूज्ड टू के मेरा क्यों नहीं 10 लाख का रेवेन्यू हो जाए, मेरा भी अगले महीने से 10 लाख का रेवेन्यू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उनका 10 साल पुराना धंधा है, आपका 3 साल पुराना धंधा है। उन्होंने कितना सारा पैसा, पता नहीं कितना पैसा खोया होगा, आपका अभी शायद खोना बाकी होगा। तो उनका क्या मैच्योरिटी लेवल आ गया होगा, आपका क्या आया होगा, आपको क्या पता है? बोले नहीं, फिर भी जब वो बेच सकते हैं तो मैं भी बेच सकता हूँ, प्रोडक्ट तो सेम ही है। प्रोडक्ट सेम है, कस्टमर डिफरेंट है। एग्जैक्टली। उनके कौन से कस्टमर है आपने वो देखा कि वो किसको बेच रहे हैं, उसके क्या यूज केस है? आपने अपना देखा, आप किसको बेच रहे हो, आपका क्या यूज केस है? आप ये तो डिफाइन करो, तब आपको पता लगेगा आपको बिजनेस कहाँ है और आप कैसे कर पाएंगे। तो वही है, मतलब बिजनेस इतना वास्ट है, जितना आपको लगता है उतना है भी नहीं, जितना वास्ट आपको लगता है। 2 ही चीज पे फोकस करना है, एक अपने क्लाइंट को समझो और एक अपने क्लाइंट की नीड को समझो। अब आपको ये दोनों सिमिलर लग रहा होगा, क्लाइंट को समझो, एक क्लाइंट की नीड को समझो। अब बोलोगे नहीं ये तो दोनों सिमिलर ही है, सेम ही है। क्लाइंट को समझोगे तो नीड समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्लाइंट का जो बिहेवियर है वो डिफाइन करेगा कि उसकी नीड क्या है। वो शायद आपसे कुछ और मांगने आया होगा। जैसे हम लोग मैं कंसल्टिंग बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा। और हमारी कंसल्टिंग में होता है गेस्टिमेट्स। ओके। जहाँ पे आपको गेस करना होता है क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे आप अपने बिजनेस की कोई भी एक सिंगल प्रॉब्लम बताओ। सबकी जो सबकी प्रॉब्लम है वही भी ले चलते, भाई क्लाइंट नहीं मिल रहा है मेरे को।
क्लाइंट नहीं मिल रहे, थोड़ा सा इसको स्क्रैच करें, करे एक्सरसाइज हो जाएगी। करते ठीक है, आप क्या करते हो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के लिए? रेफरल्स से क्लाइंट ऑनबोर्ड करता हूँ, नेटवर्किंग ग्रुप्स में जाता हूँ, थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे एड रन कर देता हूँ। एड रन कर देते हो, ठीक है, नेटवर्किंग ग्रुप में जाते हो और आप रेफरल्स पे ज्यादा काम करते हैं। यस, काम करना पसंद करते हो कि रेफरेंस से बिजनेस आ जाए। ठीक है, रेफरेंस से कितने काम आते हैं? 3-4 मतलब मिड लेवल के महीने के 3-4? महीने के 3-4 दिन। एड से कितने आए? नहीं, इना के बराबर। ठीक है, नेटवर्किंग साइट से कितने आते हैं? उसमें कैसा है कि नेटवर्किंग साइट पे मतलब इट्स लाइक हाँ, मैं उसी पे आ जाता हूँ ना डायरेक्टली। नेटवर्किंग साइट्स पे क्या होता है कि एक ही सर्विस प्रोवाइडर 3-4 होते हैं। यस, और नंबर्स लिमिटेड होते हैं। यस, आपको फॉर्मेलिटी के लिए बिजनेस देना पड़ता है। यस। तो कितना वहाँ पे आप सफर करोगे डिलीवरी करने में, क्योंकि आपको ये देखना है कि 150 लोग क्या बोलेंगे, और वो क्लाइंट भी आप पे चढ़ा रहेगा कि मैं तुमसे ज्यादा उसको दे देता। रेफरल से ही क्लाइंट आए, अब कितना क्लाइंट आप रेफरल से ला पाओगे? नॉट दैट मच, मतलब इतना ज्यादा नहीं हो। अटक गए ना? अटक गए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? रीच में प्रॉब्लम। ओके, कि हम कितने नंबर्स ऑफ कस्टमर को टैप कर पा रहे हैं। अच्छा, जब आपने ये डिफाइन कर लिया, तब आप ये डिफाइन करोगे ये टैप करने के और क्या वेज हो सकते हैं। अच्छा। हर बिजनेस प्रोवाइडर का या फिर हर बिजनेसमैन का एक दिमाग में माइंडसेट होता है, B2C माइंडसेट, B2B माइंडसेट, कि मैं डायरेक्ट एंड यूजर से डायरेक्ट डील करूं या मैं डायरेक्ट जो सर्विस मतलब जो वो एंड यूजर लाने वाला कोई बीच में मीडिएटर है उसको यूज करूं। अच्छा, आप सेल्स डिराइव करते हैं, उसके मल्टीपल चैनल्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली। ठीक है, अभी आपको जो क्लाइंट आ रहे होंगे वो रेफरल से आ रहे हैं। वो रेफरल कौन है, हम इस पे भी डिगिंग कर सकते हैं। और उससे और आइडिया आएगा कि वो रेफरल देने वाले लोग और आगे ज्यादा रेफरल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, छोटी सी चीज की उसमें से कितना ज्यादा फैल गया, और आपको पता चल गया कि एक ही मेरा ऐसा चैनल है रेफरल जहां मुझे अभी सेल्स आ रहा है। अब वो भी लिमिटेड नंबर होंगे, मैं ये भी गारंटी दे रहा हूँ आपको। लिमिटेड शायद 5 लोग होंगे जो आपको कंटिन्यूस काम दे रहे होंगे। यस, और उन्हीं के सर्कल से वो काम आ रहा होगा। सही बात। अगर ये नंबर बढ़ जाए तो 5 से आपके 15 हो जाए तो चमत्कार हो जाएगा। आ गई ना आपकी ऑनबोर्डिंग इजी। आगे ये ऐसे होता है। आपकी दिक्कत है रेफरल, मतलब Reach। ऑनबोर्डिंग आपकी दिक्कत नहीं है, रीच कर टैब कितना ज्यादा लोगों कर रहे हो ये आपकी दिक्कत है। ओके। ऐसे ही बिजनेस की हर एक जो प्रॉब्लम है वो बहुत छिछिल है। छिछिल मतलब कैसे है कि झरने का पानी देखा है ना आपको, उधर पत्थर दिखते हैं नीचे, हाँ, समंदर में नहीं दिखता। समंदर में नहीं दिखता। तो ये जो बिजनेस के Shallow। क्वेश्चंस है ये Yeah। समंदर है। या आप अभी बहुत ऊपर देख रहे हो, नीचे प्रॉब्लम कुछ और होती है। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन शायद पूछ सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि जैसे बात की हमने लीड जनरेशन, एड स्पेंड्स, मार्केटिंग, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मैं एंटरप्रेन्योर या सोलोप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ कि जिसको मैंने पहले बताया कि बहुत लोग सारे लोगों को मार्केटिंग के बारे में पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि मार्केटिंग लाइक जैसे आपने बताया कि एक मेरा रील वायरल हो जाएगा, या तो फिर एक मेरा कुछ कोर्स वायरल हो जाएगा, या तो फिर मैंने कोई एक AI टूल ले लिया तो उससे मेरा 10x हो जाएगा बिजनेस। लेकिन जब लोगों को जब मार्केटिंग की बात आती है तब लोग ऐसा लगता है भाई ये तो बहुत कुछ एक काला जादू है, कुछ ऐसा, या तो इससे ये कुछ जादुई चीज है। मतलब लोग इसके ऊपर ऐसा क्यों बिलीव करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काला जादू तो है, लेकिन मार्केटिंग काला जादू है, तांत्रिक विद्या है, और इसमें आपको कुछ बलियां देनी पड़ती हैं। ऐसे ही मान रहे हो ना आप? और आप उसके पंडित हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केटिंग कोई काला जादू नहीं है। मार्केटिंग जो है वो एक ब्लेंड है आर्ट और साइंस का। ओके। साइंस साइकोलॉजी का है, ओके। आर्ट है आपकी क्रिएटिविटी का। ठीक है, दोनों का जब तक ब्लेंड नहीं होगा। मैथ्स भी ऐड कर दो इसमें, स्टैटिस्टिक्स भी ऐड कर दो इसमें। आ गया साइंस में आ गया, नंबर्स अच्छा, मैं बोल देता हूँ कि आ गया। मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में नहीं होता। अच्छा, जब आप एक बार प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो मार्केटिंग को, आज आपने कुछ किया, कल आपने कुछ किया, इस पे क्या हुआ, उस पे क्या हुआ, ये फिर बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। तो जो मार्केटिंग है वो ब्लेंड है, यस, आर्ट का और प्रोसेस का, प्रोसेस इन द सेंस साइंस का। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? आपको लगता है कि काला जादू इसलिए है, हाँ, आप काला जादू क्यों बोल रहे हो मैं पहले इस पे बता देता हूँ। अच्छा, आपने कोई ना कोई क्लाइंट का सुना होगा ना, कि उसका तो वायरल हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ? हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, कंपैरिजन। या फिर उसके मिलियंस व्यू आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे? यस, मुझे तो अगले महीने ही सिल्वर बटन चाहिए, गोल्ड बटन चाहिए यूट्यूब का। हाँ, तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। काला जादू तो नहीं है, बकरा काटने से काम तो नहीं होगा। बेशक। तो ये कैसे काम होगा? आप जब आज कोई चीज स्टार्ट करते हो, कन्वे करना, मार्केटिंग इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यस, इट इज। आप जब कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हो, कोई चीज समझाना स्टार्ट करते हो, धीमे धीमे आपका एक ऑडियंस बिल्डअप होता है। हो सकता है कि आज स्मिथ ने बताया कि अगर आपने ये 3 स्टेप फॉलो किए तो आपकी ग्राफिक की जो डिजाइन है बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी। तो क्या अगले क्रिएटिव में ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी? नहीं होगी। कलर्स रह जाएंगे, टाइपो रह जाएगा। मार्केटिंग में जब आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो,
शायद कोई बार आप स्क्रिप्ट मिस कर जाओ, राइट ऑडियंस अंडरस्टैंड करना मिस कर जाओ, ठीक है, आपको आपका आईसीपी पता नहीं होगा स्टार्टिंग में। आईसीपी मतलब इंडिविजुअल क्लाइंट पर्सोना, कि आप अपनी ऑडियंस को अगर नहीं समझ पाए हो तो शायद आप गलत कम्युनिकेट करो, तो कैसे लैंड होगा सही जगह पे। Obviously. जब आप कंटिन्यूअसली अपना कंटेंट बना रहे हो और आप एग्जांपल के तौर पे आपने आज पहली रील डाली, आप 3 महीने में मान लीजिए 100 रील आपने डाल दी, वो 100 रील पे कौन से लोग हैं जो कॉमन है, Exactly. कौन लोग हैं जो कॉमन है, एग्जैक्टली उनको क्या पसंद आ रहा है, जब ये सब चीजें क्लिक होने लगती हैं तब वो वायरल होता है। अब बड़ी ब्रांड्स का देख लेते हो कि भाई अमूल का आपने शायद सोशल मीडिया पेज देखा होगा, कितने रिलेटेबल कंटेंट। एग्जैक्टली बहुत मतलब आपने फेविकॉल का वो गाना सुना होगा, शर्मा की दुल्हन हाँ ब्याह के आई साथ में 2 सीटर सोफा ले आई ये कितना क्लिक होता है। क्लिक होता है। वो आज थोड़ी क्लिक हो रहा है। हाँ आपके बाप दादा ने वो फेविकॉल प्रोडक्ट इतना यूज किया है, आपने इतनी जगह देख लिया है, उसके लिए क्लिक हो रहा है। एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट कितने लोग जानते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो, आपको कितने लोग जानते हैं? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और वो लोग आपको जानना भी क्यों है? ये तो उससे भी बड़ा क्वेश्चन है। तो जब ये तीनों चीजें मैच ही नहीं हो रही है तो आप वायरल भी क्यों हो रहे हो? एग्जैक्टली सही बात है। देखिए, आप या तो कुछ ऐसी अजुक्ति चीज करो, आप विराट कोहली हो कि आप फिट भी हो, आप रन भी मार रहे हो, आप क्रिएटिविटी भी कर रहे हो, आप डांस भी कर रहे हो, आईपीएल भी जिता रहे हो, आईपीएल भी जीत गए। अभी तो वो मतलब आपको 5 मिनट में 1 मिलियन लाइक्स आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे। सही बात। तो आप कुछ ऐसी अजुक्ति चीज कर रहे हो तो वायरल हो जाओगे। अब लोगों ने बीच में कच्चा बादाम करके कुछ नया करके दिखा दिया, आप इतना एब्सर्ड में जा सकते हो, जाओ, लेकिन उससे फिर रिलेवेंस कहाँ है? एग्जैक्टली रिलेवेंस नहीं है, वो एक चीज के लिए लिमिट हो गया भाई, हाँ चलो एक हो गया, नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट। तो मार्केटिंग ओवरनाइट का गेम तो कभी था ही नहीं और ना होने वाला है। वो जो वायरल होते हैं वो एल्गोरिथम्स के वायरल होते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। हाँ, दैट इज द डेफिनेटली मैं बता दूं आपको, वायरलिटी जो है वो ब्लैक हेड व्हाइट हेड गेम है। यस ठीक है, आई एम एकदम मतलब फ्रैंकली बता रहा हूँ, मार्केटिंग का जो वायरलिटी वाला गेम स्टार्ट हुआ है जब से टिकटॉक और ये रील्स आई हैं, ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड गेम है। मैं इसको भी बहुत अच्छे से डिकोड कर सकता हूँ ये कैसे काम करता है, बट वो अलग हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मार्केटिंग मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को और खुद के बारे में कितना अच्छे से कन्वे कर रहे हो। एग्जैक्टली। और लोग आपसे उस चीज को अगर समझ पा रहे तो आपसे जुड़ना चाहते हैं। सही बात। और जब वो जुड़ते हैं उनको महसूस होता है कि मैं सही बोल रहा हूँ और उनके लिए सही लग रहा है, कनेक्शन, तब वो दूसरे को बताते हैं भाई मेरे लिए सही, तो शायद तेरे लिए भी सही हो। सही बात है। और ये जो कनेक्टिविटी बढ़ती है ना, वो लाती है आपको फेमस होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यस। तो भाई काला जादू करने से नहीं होगा, बेशक नहीं होगा, कंसिस्टेंसी से होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करना पड़ेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन तब अवॉइड होगा जब आप इसको लगातार करोगे, मल्टीपल टाइम्स करोगे, तब आपको मजा भी आना स्टार्ट होगा। जब आपको मजा आता है फिर वो चीज आप लगातार करते हो। एग्जांपल तौर पे गर्लफ्रेंड के साथ चैट रात के 8 बजे शुरू होता है, रात 1 बजे तक चलता है, बंद नहीं होता है, उंगलियां दर्द हो जाती है, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, चैट नहीं बंद होती। ये ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही काम करता है। सही बात है। सो एट द एंड ज्यादा हम नहीं, ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी नेक्स्ट में कर लेंगे। नेक्स्ट में करेंगे। बिजनेस तो नहीं बंद होगा, ऑब्वियसली बिजनेस परपेचुअल है। प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है, कंसिस्टेंसी को समझना है, तो ये पॉडकास्ट भी कंटिन्यूअस होगा। थैंक यू सो मच भाई अभिषेक, अरे भाई, बहुत अच्छा लगा एकदम। इट वाज लाइक सो कैजुअल थिंग।